रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट हम आज बात करने लगे हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। अच्छा, ये दो तरह के होते हैं, एक है हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स और हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट आपके जहन में ये हो कि ये शक्ल बेसिकली हाइपरबोला की शेप है। हाइपरबोला की जो शेप है उसमें और इसमें से डिफरेंस ये है कि वहाँ पे एक सिंगल जो थी लाइनिंग थी, यहाँ पे जो है ना वही चीज़ आपको दो उल्टे कप नज़र आएंगे। अच्छा, इसको वन शीट कैसे पहचानेंगे, टू शीट कैसे पहचानेंगे, हम इनका डिफरेंस देखेंगे। दोनों में क्या गैप है, क्या फिगर में डिफरेंस आता है वो हम देखेंगे। हाइपरबोला की शेप हम देखेंगे, लेकिन हाइपरबोला नहीं है, ये हाइपरबोलाइज्ड है। ठीक है, यानी कि आप इसको जो है ना यानी आपको ये समझ हो कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली बात ये कि स्टूडेंट अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर लिख दिया जाए तो ये हाइपरबोलाइड बन जाता है, यानी हाइपरबोला बन जाता है, यानी कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन अगर तीन आ जाए, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसको हम कहते हैं कि हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट। अच्छा, इसको इक्वेशन में हम देखेंगे कि टू शीट इसको हम कब कहेंगे। टू शीट इसको हम तब कहेंगे जब हमारे पास ये हमें दे रहा होगा, यानी कि अगर वन की जगह -1 आ जाए तो हम उसे हाइपरबोलाइड ऑफ टू शीट कहेंगे, चूंकि हम आगे जाके देखेंगे, बल्कि आज के लेक्चर में हम दोनों को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट आइंदा आपको याद रहनी चाहिए फिगर ए में जो पॉइंट है आपका A9 क्या हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट क्या है, तो आप फौरन बता दें कि ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाए कि इसका इंटरसेप्ट क्या है, तो इसके इंटरसेप्ट जो है वो एक्स इंटरसेप्ट जो इसका प्लस माइनस ए 0 0 है। प्लस माइनस ए इसलिए कहा जाता है, याद रखेंगे, मैं हमेशा आपको ये बताता हूँ कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव दोनों पे होता है, यानी दोनों साइडों पे हो सकता है। उसके बाद है नोटिस दैट देयर इज नो इंटरसेक्शन विद द जेड एक्सिस, और इसके दो ही होते हैं और तीसरे जेड एक्सिस के साथ इसका। अच्छा, जेड एक्सिस याद रखिएगा जो टर्म माइनस हो रही होगी उसके साथ इंटरसेप्ट नहीं होगा, ये बड़ा खास पॉइंट होता है, स्टूडेंट को पता नहीं होता, उनसे पूछ लिया जाता है कि जैसे ये क्वेश्चन दे के पूछा जाए जेड इंटरसेप्ट, तो 4 ऑप्शन दिए हों, पहला यही हो, दूसरा यही और तीसरा दिया होगा 0 0 और प्लस माइनस सी, तो स्टूडेंट फौरन से ठीक कर देता है, तो वो जो कि बहुत गलत हो जाता है। तो याद रखें कि इसका जो जेड इंटरसेप्ट है वो नहीं होगा, लेकिन फिर ये इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। अगर माइनस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की जगह माइनस वाई स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर होता और जेड के साथ प्लस होता तो फिर इसका इंटरसेप्ट वाई के ऊपर न होता। तो आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि आपको ये पता हो कि ये डिपेंड करता है आपके माइनस की वजह से जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर पे। अच्छा, मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं कि इस माइनस की जगह प्लस आ जाए तो ये क्या बन जाता है, तो आपका आंसर होगा कि ये फिर हाइपरबोला की जगह इलिप्सोइड बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ माइनस की वजह से हाइपरबोलाइड बना है और वन के प्लस वन जो दूसरी साइड पे लिखा हुआ है इसकी वजह से ये वन शीट है, अगर -1 हो तो इसे हम टू शीट कह पढ़ते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ये नोटिस दैट देयर इज अ नो इंटरसेक्शन विद जेड एक्सिस, द रीजन इज दैट द एक्स वाई इक्वल टू 0 इन द सेक्शन A9 we obtain the coordinate z square equal to minus c square which admit no real solution of real c। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमें बताया गया है कि यहाँ पे क्यों ऐसे होता है, लेकिन ये कि आगे जाके फिगर के साथ ये आप कम्प्लीटली इसको दोनों डिस्कस करने के बाद इन पॉइंट्स ये और मजीद क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर बी है द ट्रेस ऑफ द हाइपरबोलाइड, यानी कि आपको दिया हुआ है ट्रेस ऑफ हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट और इलिप्सिस इन द एक्स वाई एक्सिस, यानी कि अगर आप क्या करेंगे इसका लें, देखें इसके हिस्से बनाएं, ट्रेस लें, तो एक एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी इक्वल टू 1, ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई प्लेन में एक इलिप्स बन जाएगा, जबकि माइनस की वजह से ये दो जो हैं वो हाइपरबोला बनेंगे। तो यानी आपको इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका हाइपरबोलाइड है, अब हाइपरबोलाइड में आप देखें तो दो चीजें ट्रेस में आती हैं। एक आता है उसके अंदर, उसकी ट्रेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, ट्रेस के अंदर आपका पहला पॉइंट जो है ना स्टूडेंट वो ये आता है कि मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि इसके अंदर एलिप्स एज वेल एज जो हाइपरबोला दोनों आते हैं, जबकि जो इलिप्सॉइड होता है उसके अंदर सिर्फ जो हमारे पास है यहाँ पे तो हाइपरबोलाइड पर इलिप्सोइड के अंदर जस्ट इलिप्स आ रहे होते हैं उसके ट्रेस के अंदर।
याद रखें कि ये दोनों इसमें आते हैं और आपको इनका पता हो, ये एमसीक्यूज में अगर कहीं पूछा जाए या जनरली कहीं भी पूछा जाए, आपको पता हो कि इसके ट्रेस के अंदर, हाइपरबोलाट के ट्रेस के अंदर दोनों चीजें आती हैं। कौन कौन सी? यानी कि उसका एक पार्ट जो है, अगर आप z को जीरो कर दें तो वो बन जाता है हाइपरबोलाट, और अगर y और x को जीरो करें तो वो फिर पैराबोला, सॉरी, अगर z को जीरो करें तो वो बन जाएगा, आपके पास जो शेप बनेगी हम उसे कहेंगे इलिप्स कहेंगे, और दूसरे जो दो हैं उनको हम हाइपरबोलास कहेंगे। उसके बाद जो सेक्शन होता है ऑफ अ हाइपरबोलाड ऑफ अ वन कोन इज अ इलिप्स फॉर द प्लेन पैरेलल टू द एक्स वाई एंड द हाइपरबोलाड फॉर द प्लेन पैरेलल टू वाई जेड एंड एक्स जेड। यानी कि सेक्शन के अंदर भी हाइपरबोला और पैराबोलास बनते हैं। अब आपका सवाल है सेक्शन से क्या मुराद है? स्टूडेंट, होता यह है कि जब आप के पास जो सरफेस दिया होता है, उस सरफेस में किसी एक को जीरो रखने से जो शेप्स बनती है हमारे पास, यानी एक्स वाई जेड वेरिएबल में से जीरो रखने से जो शेप बनती है उनको हम सेक्शन कहते हैं। उसके बाद है यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट जो है द हाइपरबोलाड ऑफ अ शीट इज नॉट बाउंडेड। ये जो होता है ये बाउंडेड नहीं होता। उसकी रीजन भी मैं आपको इस फिगर से दिखाता हूँ। आप नीचे देख रहे हैं ये हाइपरबोलाड ऑफ वन शीट है। अच्छा, इसको वन शीट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऊपर नीचे से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से आप देखते हैं वो बैठने के लिए एक मूड़ा बना होता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन अगर दरमियान से काट के इसको जुदा कर दिया जाए, दरमियान में डिस्टेंस डाल दिया जाए, तो यह हाइपरबोलाड ऑफ टू शीट हो जाता है। एक तो आपको इसकी शेप पता हो, इसको वन क्यों कहते हैं। दूसरे नंबर पे ये बाउंडेड इसलिए नहीं होता कि जो ऊपर से आप इसके साइडें देख रहे हैं, ये ऊपर से लेके इन्फिनिटी तक जा सकती है। यानी कि जो सर्कल होता है, जो स्फीयर होता है वो बाउंडेड होता है, जो इलिप्स होता है वो बाउंडेड होता है। बाउंडेड इसलिए होता है कि उसकी बाउंड्री होगी तो इलिप्स होगा। इसकी जो है ना बाउंड्री हो ना, मतलब ये ऊपर जाता रहे और ये जमीन से लेके आसमान तक एक बहुत बड़ा मूढ़ा बना दिया जाए और वो पता नहीं कहाँ तक जा रहा हो, शक्ल तो इलिप्सोड की ही बनाएगा ना। तो इसलिए ये जो है ना, ये ऊपर से कहीं भी जा सकता है, नीचे से भी बढ़ सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बाउंडेड नहीं होता। ये पॉइंट बहुत खास होते हैं, आपको पता हो आर शेप के बारे में। मैं ये पार्ट 4 जो लेक्चर है वो बना रहा हूँ और आपको ये पता है कि मैं आर शेप के ऊपर 4-5 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि आपको किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी पूछे जाते हैं, तो आपको इनमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यानी कि हम चूंकि सेम चीज़ें ही बार बार पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेक्शन जो है वो हमने तीनों शेप में पढ़ा है, हमने उसके ट्रेस को तीनों शेप में पढ़ा है, बाउंडेडनेस को तीनों में पढ़ा है, सेंटर को हम तीनों में पढ़ेंगे। तो इसके बाद है ई पॉइंट आपके पास, द सेंटर ऑफ द हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट in the picture is the origin coordinate. It can be changed by the shifting x y z. आप इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है, और याद रखें कि सेंटर चेंज हो सकता है। यानी जो भी शेप आप पढ़ रहे हैं उनका सेंटर डिपेंड करता है, आप उसको मूव करके कोऑर्डिनेट एक्सिस से कहाँ लेके जाते हैं। उसके बाद जो एफ पॉइंट है वो हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट इज सिमेट्रिक अबाउट ऑल कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये क्या होता है? ये सिमेट्रिक होता है अबाउट ऑल कोऑर्डिनेट पॉइंट लाइन, क्योंकि इसको आप ना घुमाएं तो ये, जैसे आप इसका चक्कर कटवाएं तो आपको नजर आएगा कि ऐसे, यानी जेड एक्सिस के गिर्द में इसको घुमा रहा हूं, तो ये जो शेप होगी आपको लगेगा वैसे के वैसे ही है। तो यानी इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। और बाकी भी जो है ना, इसको घुमाने से, यानी सिमेट्री का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को, उस शेप को यानी कि 90 के एंगल पे चेंज करें तो दोबारा वैसी शेप में होना शुरू हो जाए। हम कहते हैं ये सिमेट्रिक है। The hyperbola of one sheet is symmetric about all coordinate plane. All coordinate plane mean अगर z एक्सिस के गिर्द इसको घुमाएं तो वैसे ही नजर आएगा। अगर आप इसको y एक्सिस के गिर्द घुमाएं तो वैसे, z एक्स एक्सिस के गिर्द घुमाएं वैसे ही, z एक्सिस के गिर्द घुमाएं तो वैसे ही 90 के एंगल में घुमाते जाएं तो वही शेप नजर आएगी जो पहले थी। अब हमारे पास है यहाँ पे हाइपरबोलाइड ऑफ टू शीट क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसकी इक्वेशन A13 में है। इसमें डिफरेंस ये है कि -1 आया हुआ है, दूसरे में -1 नहीं था। इसका ओरिजिन जो है वो भी बिल्कुल सेम ही है जैसे आपने ऊपर देखा था। जो है द इंटरसेप्ट हाइपरबोला ऑफ 2 पॉइंट XYZ एक्सिस द पॉइंट 0 0 ±c, देयर आर नो इंटरसेक्शन विद XY एक्सिस। इसमें जो सेंटर होता, जो इंटरसेप्ट होता है ऊपर वाले से डिफरेंस है, क्योंकि वहां पे इंटरसेप्ट एक्स और वाई के ऊपर था। इसकी शेप से मैं आपको बता देता हूँ, ये इसकी शेप है। इसका जो इंटरसेप्ट है वो आपको खाली जेड के ऊपर मिलेगा, यानी तीसरे पॉइंट के ऊपर। और यानी कि ये जो है एक तो जेड पॉइंट पे मिल रहे हैं दोनों ही,
और इसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट नहीं होता, क्योंकि आप देख रहे हैं वहाँ पे कोई मिलाप नहीं हो रहा है, एक्स और वाई दरमियान में है और दोनों टोकरे जो हैं वो ऊपर नीचे हैं। इसलिए आप इन शेप को देख के बता सकते हैं कि इनमें जो सेंटर है ऊपर और इसमें ये डिफरेंस होता है। और ये अक्सर जो है स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है, यानी टू शेप का हाइपरबोलाइड में क्या डिफरेंस है, तो आपने कहा -1 का, और दोनों के इंटरसेप्ट में ये डिफरेंस होता है। अब स्टूडेंट हम अगर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट जो है, देयर इज नो इंटरसेक्शन विद एक्स वाई एक्सिस, द रीजन इज दैट द एक्स वाई एक्स जेड इक्वल टू जेड एक्स इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन we obtain the coordinate y square equal to minus b square, which can be fulfilled for any real values of y and b if we the sheet x y z equal to the x square equal to minus a square also have no real solution। तो वो यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि अगर हम x को y के इक्वल रखते हैं या इनको 0 रखते हैं तो उसका जो सोल्यूशन निकालते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन आता है। आप चेक कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स क्यों आता है, क्योंकि आप इन सवालों को हल करें, एक्स और वाई और जेड की जगह 0 रखें, यानी जो ऊपर इक्वेशन दी हुई है आप हल करेंगे, आपको देखेंगे कि आयोटा की सूरत में आंसर आता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसका इंटरसेप्ट वहाँ पे नहीं बनता। दूसरे नंबर पे ये है कि क्योंकि वाई और जेड आप देख रहे हैं शेप में हमें ये 0 है, यहाँ पे कोई इनका आपस में इंटरसेप्ट नहीं है। उसके बाद है बी पॉइंट जो है आपका स्टूडेंट, इन दिस केस वी हैव 2 शीट्स, 2 शीटें इसलिए कंटेन ऑल एग्जाम्पल वी हैव टू सीन दैट द रीजन इज दैट द इक्वेशन इम्प्लाइज, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो जो ग्राफ बनता है, द इक्वेशन कैन ओनली सॉल्व बाई जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है, तो यहाँ पे रीज़न क्या बताई गई है कि ये जो है ना 2 शीट पे बनेगा। 2 शीट पे बनने का मतलब ही यही है कि इसके 2 डिफरेंट हिस्से हैं, जो कि आपको डिफरेंस आपको पता है पिछले और इसमें, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ये सेपरेट है दरमियान से, ये डिफरेंस होता है। और इसको हल करने के लिए चूंकि हमें पता है ऊपर जो इक्वेशन दी हुई है जो नेगेटिव पार्ट है उसको दूसरी साइड पे लाया गया है, और ओवरऑल ये जो है ना ये 1-2 शीटों पे आना इसका ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस 1 को शुड बी ग्रेटर देन जो है ना वो 0 होना चाहिए, जिसकी वजह से हमने इसे ऐसे कहा है। ये इसकी एक मैथमेटिकल रीज़न है, और दूसरी आपने इसकी ग्राफिकल वे से भी इसकी रीज़न देखी है। तीसरा पॉइंट है सी, उसमें है ट्रेस। अब आपको पता है कि जो उसका ऊपर भी हम ट्रेस पढ़ चुके हैं, इसका जो ट्रेस है वो है इसका हाइपरबोला 2 शीट है जो है एक्स जेड एंड वाई जेड, इसके ट्रेस 2 ही होते हैं। ऊपर हमने देखा था उसके 3 थे, इसका एक बना एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू -1, और वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर सी इक्वल टू -1, ये 2 हैं। अच्छा याद रखें स्टूडेंट, तीसरा हमने क्यों नहीं लिखा, याद इसलिए कि इस जो सोल्यूशन हमारे पास पॉसिबल हैं जो पुट करके, यानी आप वाई का और एक्स को ही 0 रख सकते हैं, आप जेड को 0 नहीं रख सकते इक्वेशन में, और उसके सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते अगर आप ऐसा करते हैं। जैसे कि आप इक्वेशन को देखें यहाँ से जो हमें दी गई है, अगर हम z को 0 कर दें तो फिर इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, यानी ओवरऑल। तो इसलिए हमने इसके ट्रेस के अंदर 2 ही चीज़ें लाते हैं, तीसरे को उसके अंदर नहीं लाया जाता। अच्छा, सोल्यूशन नया निकलने की रीज़न क्या होती है, चूँकि इसका सोल्यूशन जो है वो कॉम्प्लेक्स आ जाता है। हम सरफेस के बारे में पढ़ रहे हैं, और सरफेस में हमने बहुत बुनियादी चीज़ ये पढ़ी थी कि हमेशा जो सरफेस लिया जाता है स्टूडेंट, वो हमेशा जो है वो क्या होता है, आप लेते हैं पॉजिटिव नंबर ले रहे होते हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में चला जाता है। उसके बाद है द सेक्शन ऑफ द हाइपरबोला ऑफ 2 शीट्स आर हाइपरबोला फॉर अ प्लेन पैरेलल टू द एक्स वाई जेड एलिप्स। और ये जो है ये हमारे पास चूँकि ये 2 शीट का जो सेक्शन होता है वो हमारे पास क्या बनता है, इसके प्लेन एलिप्स बनेंगे। और नेक्स्ट जो है द हाइपरबोला ऑफ 2 शीट इज आल्सो नॉट बाउंडेड, ये भी बाउंडेड नहीं होता जिस तरह ऊपर वाला बाउंडेड नहीं था। और उसके बाद है द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला ऑफ 2 शीट इन द पिक्चर इज द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट, इट कैन बी चेंज बाय शिफ्टिंग एक्स वाई जेड बाय कांस्टेंट अमाउंट्स। और यहाँ से हमें इसका जो सेंटर है जो ऊपर हमें सवाल लिया है वो जो है वो 0 0 ही है, लेकिन अगर हम इसको सेंटर यानी एक्स वाई जेड के अंदर ये जो ऊपर इक्वेशन दी हुई होती है सबसे शुरू वाली, यहाँ पे आपको दी गई है ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर में, इसमें अगर एक्स वाई जेड की जगह कोई इनमें कांस्टेंट पे आ रहा है या कोई चीज़ें ऐड हो रही हूँ तो फिर उसके सेंटर में चेंज आया होता है, ये हमें बताया जा रहा है।
और सेंटर इसका चेंज हो सकता है। उसके बाद है हम इसके जनरल रूल भी देख लेते हैं। एनी क्वाड्रेटिक सर्फेस सच दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर आर डिफरेंट, one of the difference is the negative and the two of the coefficients are positive and no other quadratic terms were described in the hyperboloid। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपको वो ट्रिक बता रहा है जनरल रूल के अंदर कि आपको एकदम देख के कैसे पहचान लेंगे कि ये क्वाड्रेटिक सरफेस जो दिया हुआ है ये एलिप्सॉइड है। तो ये आपको जस्ट पता चलेगा कि जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट हैं, दो अगर पॉजिटिव हों और एक नेगेटिव हो तो आप समझ जाते हैं कि ये हाइपरबोलाइड है। और कौन सा हाइपरबोलाइड है? वन शीट भी हो सकता है और टू शीट भी हो सकता है। अच्छा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लास्ट एक पॉइंट रहता है, इन एडिशन इफ द कांस्टेंट टर्म हैव अ नेगेटिव साइन देन द हाइपरबोलाइड हैज द टू शीट। ये बहुत खास पॉइंट होता है। अगर आपने करना ये होता है कि आप इनको ऐड करें, इफ द कांस्टेंट टर्म्स हैज नेगेटिव साइन, जो कांस्टेंट टर्म है the hyperboloid has two sheet, whereas if the constant term has positive sign and the hyperboloid has only one sheet। तो यहाँ से आपको इनका अंदाजा हो, यानी आपको एक जनरल इक्वेशन दी होगी तो उसको कैसे पहचानेंगे कि ये टू शीट है या वन शीट है। मैं फिर इसके तमाम स्टेप रिपीट करता हूँ। नंबर एक, आपको क्वाड्रेटिक सरफेस दिया होगा, आपने देख के बताना है। आपसे बस पूछ लिया गया बताओ ये एलिप्सोइड है कि नहीं है, तो आपने कहना है कि ये अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर दोनों पॉजिटिव हैं और जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ठीक है, फिर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास एलिप्सोइड बन जाएगा। वन ऑफ द कोएफिशिएंट इज नेगेटिव एंड टू आर द कोएफिशिएंट आर पॉजिटिव हों एंड नो अदर क्वाड्रेटिक टर्म अपीयर डिस्क्राइब इन हाइपरबोलाइड। यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के अलावा कोई और टर्म मौजूद न हो। और टर्म मौजूद न होने का मतलब है कि यानी कि कोई और वेरिएबल का स्क्वायर ना हो, यानी चौथा वेरिएबल भी मौजूद ना हो। गई एक ये शर्त है, और दूसरे नंबर पे दो के साथ प्लस हो और एक के साथ माइनस हो, ये दूसरी शर्त है। अब ये तो समझ आ जाता है कि हाइपरबोलाइड है। अब कौन सा है, वन शीट है टू शीट, तो वो आगे बताया गया आपको कि इन एडिशन टू द कांस्टेंट टर्म हैज नेगेटिव साइन द हाइपरबोलाइड हैज टू शीट। यानी कि अगर उसके कांस्टेंट के जो है नेगेटिव साइन हो तो वो हम कहते हैं हाइपरबोलाइड टू शीट होता है, एज टू शीट। वेयर एज इफ द कांस्टेंट टर्म हैज पॉजिटिव साइन, जो कांस्टेंट टर्म है उनका साइन अगर पॉजिटिव हो तो हम कहते हैं हाइपरबोलाइड हैज ओनली वन शीट। तो ये उनके साइन पे डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट, हम इसका जो पार्ट 5 होगा या 6 होगा वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस हम शायद 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा चौथा था। थैंक यू वेरी मच।